कार्य करता है, ठीक है ना। तो देखिए दिक् परिवर्तन होता क्या है, कम्यूटेशन क्या होता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दिक् परिवर्तन को समझने के लिए यहाँ पर कुछ आपको डायग्राम भी दिखाए हुए हैं। तो हम एक एक चीज को पढ़ते हैं पहले, और थोड़ा सा धैर्य बना के रखना। स्टार्टिंग में आपको कुछ डेफिनेशन ऐसा लगे कि समझ में नहीं आएगी, मगर जब अपन इसको आगे पढ़ेंगे ना, तब आपको वो सारी चीजें क्लियर होती जाएगी, एक से एक आगे आगे, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में जो बता रहा हूँ बस उसको ध्यान से सुनना और उसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। पहले बात करते हैं अपन कम्यूटेशन क्या होता है। तो यहां बात करते हैं कम्यूटेशन वह विधि है जिसमें शॉर्ट सर्किट आर्मेचर कुंडली में धारा की दिशा विपरीत हो जाए। तो ये क्या है, कम्यूटेशन एक मेथड है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आर्मेचर कुंडली के अंदर धारा की दिशा को चेंज कर रहे हैं एक डायरेक्शन से। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन से वेरी है तो अब उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे, जबकि वो कहां स्थित हो, उदासीन अक्ष को पार कर रही है। तब ये कार्य कब होगा आपका, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होता है, क्योंकि कार्बन ब्रश कब कहां रखे जाते हैं आपके, मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर रखे जाते हैं, है ना, ताकि वो स्पार्कलेस आपको वहां पर कम्यूटेशन प्राप्त हो। तो ये कम्यूटेशन जो होता है हमारा, हमें कहां मिलेगा, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे मिलेगा। और क्या करना होता है इसमें, धारा को डायरेक्शन को चेंज करना होता है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ। देखिए वह समय जिसमें आर्मेचर कुंडली शॉर्ट सर्किट रहती है वह दिक् परिवर्तन समय कहलाता है, ठीक है। इसे आपके टीसी से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल में टी और सी नीचे, इससे प्रदर्शित करेंगे हम इसको, ठीक है। आगे स्पष्टीकरण के लिए माना कि एक रिंग वाउंड मशीन है। मैंने एक उदाहरण लिया है यहाँ पर, जिसमें उदाहरण के तौर पर एक रिंग वाउंड मशीन ली है जिसमें कार्बन ब्रश की चौड़ाई आपके दिक् परिवर्तक खंड तथा अभ्रक के एक इंसुलेशन की मोटाई के बराबर है। तो ऐसा मैंने एक कंडीशन मान ली, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये आपके यहां नजर आ रहे हैं कम्यूटेटर के खंड होते हैं आपके, वो इस प्रकार से गोलाकार लगे होते हैं ना, इस प्रकार से आर्मेचर के ऊपर, और इस तरह से लगे हुए होते हैं, और प्रत्येक के बीच में क्या लगा होता है आपका, अभ्रक इंसुलेशन, अब इंसुलेशन लगा होगा अभ्रक का, ठीक है ना। और यहां पर जैसे आपके कार्बन ब्रश इस पे इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। तो मैंने यहां पर इसको समझने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा सीधा बनाया है, और इसकी चौड़ाई किस प्रकार से लिए, एक तो ये पूरे कम्यूटेटर खंड से टच हो रहा है, प्लस एक ये इंसुलेशन से टच हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका, कि इस कंडीशन में देखिए आपकी ये ऊपर वाइंडिंग्स है, ये आर्मेचर के अंदर जो आपकी कॉइल से आप जो कॉइल लपेटते हो वो है, उसको मैंने यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाई है, ठीक है। इन सब के सिरे कहाँ आके मिलते हैं, आपके कम्यूटेटर पे आके मिलते हैं। कम्यूटेटर राइजर पे अपन ने बात करी थी लास्ट टाइम, कम्यूटेटर पे क्या होते हैं, राइजर लगे हुए होते हैं यहाँ पर आगे की साइड में, वहां पर आके आपके आर्मेचर कुंडली सोल्डरिंग की जाती है। तो ये इसमें इसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो मेरी ये वाइंडिंग्स है, ये इस प्रकार से जुड़ी हुई है, और उनके सिरों को मैंने कम्यूटेटर पर शोल्डर किया हुआ है, तो वो मैंने यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। अब जैसे हम आर्मेचर को घुमाते हैं तो इन वाइंडिंग्स में क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, और ये बंद परिपथ होगा तब इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो मैं ऐसा एक जनरेटर मान रहा हूं यहाँ पर, जो कि रिंग वाउंड जनरेटर है, और इसके अंदर प्रत्येक कॉइल के अंदर आपके लगभग 20 एम्पियर धारा प्रवाहित उत्पन्न हो रही है। तो देखिए आपके इसमें भी 20 एम्पियर को दर्शाया हुआ है, इसमें भी 20 एम्पियर को दर्शाया हुआ है, इसमें भी 20 एम्पियर को दर्शाया है, ठीक है। जब मेरा कार्बन ब्रश इस स्थिति में होगा, यानी यहाँ मैंने 3 कम्यूटेटर का उदाहरण लिया है, ए बी और सी, ठीक है, और वाइंडिंग भी मैंने मान ली इसके संपर्क में अभी जो जुड़ी हुई है ए बी और सी है। तो फर्स्ट कंडीशन में जब होगा तो मेरा कम्यूटेटर बी आपके ब्रश से कनेक्टेड है, और दूसरा कोई भी ब्रश इससे कनेक्टेड नहीं, तो बहने वाली धारा अभी इसमें कैसे आएगी, बहने वाली धारा देखिए इसके अंदर 20 एम्पियर इसमें उत्पन्न हो रही है, 20 एम्पियर इसमें उत्पन्न हो रही है, तो दोनों मिलकर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 40 एम्पियर, और 40 एम्पियर धारा मेरे किसमें प्राप्त होगी, यहाँ पर ब्रश में, है ना, यही होगा। तो यही मान के मैं देखता हूं कि यहाँ पर मेरे इसी कंडीशन में मैंने आगे लिखा हुआ है
चित्र ए में कुंडली बी में चित्रानुसार धारा बह रही है, यानी कुंडली बी में डायरेक्शन किधर है, इधर, और सी में किधर है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों में डायरेक्शन अलग अलग है ना। और वह कार्बन ब्रश खंड ए से कनेक्टेड है, आपके ए से यहां कनेक्टेड है, तथा प्रत्येक कुंडली में 20 एम्पीयर धारा वह कर रही है। ठीक है, वह ब्रश 40 एम्पीयर धारा यहां पर वहन कर रहा है। ठीक है, और ब्रश की डायरेक्शन किधर है, जब आपका ब्रश घूम रहा है तो इसकी डायरेक्शन में मान के चल रहा हूं कि ये इधर की ओर गति कर रहा है आपका। ठीक है, आपका आर्मेचर इधर घूम रहा है तो ब्रश किधर चलेगा, इधर चलेगा ना। ठीक है, तो ये मान के मैंने चला। अच्छा, इसको अभी कर लेना, ब्रश इसमें कार्बन ब्रश खंड ए से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर ये किससे कनेक्टेड है, बी से। ये देखिए कार्बन ब्रश किससे जुड़ा हुआ है, आपका बी से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए इसको बी कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन मैंने ये मानी है। फर्स्ट कंडीशन में आपको यहां तक समझ में आया, पहली स्थिति। इसमें आपको किसी को मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं होगा, ये एक उदाहरण ले रहे हैं अपन, इसकी एक एक चीज को मैंने यहाँ बता दिया आपको, है ना। और इसमें धारा 40 एम्पीयर बेरी, ये भी समझ में आया आपको, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। तो जब ये इसमें गति कर रहा है तो गति करेगा तो ये आगे की ओर चलेगा, आगे की ओर चलेगा तो अब क्या होगा, आपका खंड ए भी ब्रश से संपर्कित होगा, है ना। इससे संपर्कित होगा तो देखिए ये वाली वाइंडिंग आपकी शॉर्ट सर्किट हुई या नहीं, क्योंकि इसका सिरा आपने क्या किया, कार्बन ब्रश की सहायता से शॉर्ट कर दिया, हो गया। तो जब आप इसके अंदर आपका आगे चलेगा तो ऐसी कंडीशन आएगी कि इसमें एक वाइंडिंग क्या हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। ठीक है, मैंने यहां पर बात करी थी ना शॉर्ट सर्किट आर्मेचर कुंडली में धारा की दिशा, तो ये शॉर्ट सर्किट आर्मेचर कुंडली जो है वो ये वाली है। किस समय, जब ये ब्रश दोनों इससे कनेक्टेड है तब। ठीक है, आगे देखते हैं चित्र बी में कुंडली बी शॉर्ट सर्किट टाइम के 1/3 हिस्से पर पहुंचती है तथा इस समय कुंडली बी में धारा का मान घटकर 10 एम्पीयर रह जाता है, और वह खंड ए से 10 एम्पीयर, वह खंड बी से और खंड बी से क्या होगा, 30 एम्पीयर धारा प्राप्त होगी। क्यों प्राप्त हो रही है, देखिए ये इससे कनेक्टेड हो गया, आपकी 20 एम्पीयर धारा इसमें बह रही थी, है ना। 20 एम्पीयर धारा जब आपकी इसके अंदर ये वाली जो धारा थी यही आगे चल के यहाँ आ रही थी पहले, है ना। अब क्या हो रहा है, यहाँ से पहले कनेक्टेड नहीं था तो धारा इससे नहीं जा रही थी, मगर अब जैसे इससे कनेक्टेड हुआ तो कुछ धारा तो इधर नीचे चली जाएगी और कुछ इधर चली जाएगी, है ना। तो ये इधर जाने वाली धारा 10 एम्पीयर मैंने मान ली कि 10 एम्पीयर मेरी यहाँ पर क्या आ रही, इधर से नीचे आ रही, 10 एम्पीयर इधर चली गई, 20 इधर से आ रही है, तो यहाँ आने वाली कितनी होगी, 30 हो गई। वापस यहाँ 30 आ रही है, यहाँ 10 आ रही है, तो टोटल करंट कितनी होगी, 40 हो गई वापस। तो इस कंडीशन में मेरे को धारा कितनी मिल रही है ब्रश के ऊपर, 40। मगर यहाँ चेंजेस क्या हुआ, एक तो मेरी जो कुंडली बी है वो शॉर्ट हो गई, और दूसरा क्या हुआ है मेरा यहाँ पर, इसमें बहने वाली धारा का अभी क्या हुआ है, मान कम हुआ है ना। चेंज नहीं हुआ मगर कम हुआ है। यहां तक समझ में आता है, चले आगे। अब बात करते हैं कि ये थोड़ा सा और समय आगे निकला तो ये ब्रश और आगे सरकेगा, और आगे सरकेगा तो क्या होगा, ये दोनों से बराबर बराबर रूप में कनेक्टेड हो जाएगी, है ना। अच्छा, ऊपर एक चीज समझिए कि ऊपर 10 एम्पीयर धारा क्यों बही एक में और एक में आपकी 15-30 एम्पीयर क्यों बही, क्योंकि देखिए ये जो ब्रश है इस खंड से कम संपर्कित है जबकि इससे क्या है, ज्यादा संपर्कित है, तो इसके बीच का प्रतिरोध कम होगा ना, क्योंकि ज्यादा एरिया इससे कनेक्टेड है। और इसका प्रतिरोध क्या है, यहाँ पर अभी ए का इसके साथ में प्रतिरोध ज्यादा है, इसलिए क्या हो रहा है, धारा हमेशा क्या होती है, कम प्रतिरोध वाले मार्ग पे जाती है, इसलिए इधर तो 30 आ रही है और इधर से 1 आ रही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं जब ये दोनों बराबर, यानी इसके दोनों ब्रश का बराबर बराबर इससे खंड ए और बी से कनेक्टेड है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अभी भी ये कोई शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। जब ये दोनों बराबर बराबर भाग में, इधर भी प्रतिरोध समान हो जाएगा, इधर भी प्रतिरोध समान हो जाएगा,
इस कंडीशन में क्या होगा, जो 20 एम्पीयर धारा आ रही है वो इधर आ जाएगी, और इधर से जो 20 एम्पीयर धारा आ रही है वो इधर से आ जाएगी। टोटल कितनी होगी यहाँ पर, 40 होगी। तो इस कंडीशन में देखो, इस वाली कॉइल में क्या होगा, धारा का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि चित्र ए से चला तब यहाँ पर 20 एम्पीयर धारा थी, बी में आया तब यहाँ 10 एम्पीयर रह गई, चित्र सी पे देखा तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल 0 हो गई। तो धारा का मान आपका 20 एम्पीयर से कितना घट गया, 0 एम्पीयर तक घटा। तो यहाँ कह सकता हूँ इस कुंडली में शॉर्ट सर्किट अवस्था में क्या होता है, धारा का मान चेंज हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। ये इसी चीज को बताया कि चित्र सी में कुंडली बी शॉर्ट सर्किट अवस्था में है तथा इसमें धारा 0 है तथा धारा कुंडली ए व सी से सीधे ब्रश से प्रवाहित हो रही है, यानी खंड ए और बी से सीधे प्रवाहित हो रही है। वह खंड ए बी के बराबर क्षेत्रफल ब्रश से संपर्कित है। तो ये जितना एरिया इससे कनेक्टेड है उतना ही इससे कनेक्टेड है। लास्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट डी चित्र पे आते हैं, जब ये थोड़ा और आगे चल जाता है। तो इस कंडीशन में क्या है, आपका ए खंड से ये ज्यादा कनेक्टेड है जबकि बी से कम कनेक्टेड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका यहाँ का प्रतिरोध कम होगा और यहाँ प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ देखिए चित्र डी में इस अवस्था में खंड ए के साथ ब्रश का क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है, वह खंड बी के साथ घटता है। तो कुंडली बी में विपरीत दिशा में 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। कैसे प्रवाहित हो रही है, क्योंकि देखिए 20 एम्पीयर तो धारा इधर से आ रही है, क्योंकि अब इधर रास्ते इस मार्ग पर प्रतिरोध कम है, तो जो इधर 20 आ रही थी उसमें से 10 तो नीचे चली गई और 10 इधर चली गई, है ना। तो पहले तो धारा इसमें कैसे थी, इधर की तरफ थी, अभी जस्ट इसमें क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन पे हो गई, है ना। और यहाँ पर कितनी आ रही है, 30 एम्पियर, और यहाँ कितनी आ रही है, 10। ये मिलकर वापस कितनी हो रही है, 40 एम्पियर। ठीक है, कुंडली ए में 30 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, वह दूसरी कुंडली में 10 एम्पियर धारा खंड बी द्वारा प्रवाहित हो रही है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं ई पॉइंट पे। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा आपका, इस कंडीशन के अंदर चित्र ई अवस्था में खंड ए ब्रश से संपर्कित होगा और आदर्श दिक परिवर्तन में कुंडली बी में धारा पूर्ण रूप से विपरीत दिशा में हो जाती है, परंतु यहाँ 15 एम्पीयर धारा ही विपरीत हुई है। क्या होगा, जब ये इससे पूरी तरह से इससे कनेक्टेड हो जाएगा, इससे डिसकनेक्टेड हो जाएगा। अगर यहाँ पर आदर्श दिक परिवर्तन होता तो इस कंडीशन में क्या होता है यहाँ पर, कि जितनी यहाँ से इससे कनेक्शन हट गया पूरा का पूरा, तो यहाँ से 20 एम्पीयर धारा इसमें आनी चाहिए थी और 20 एम्पीयर इधर से आनी थी, और यहाँ कितनी हो जाती है, 40 हो जाती है, और 40 इधर से जाती। मगर यहाँ पर क्या है, आदर्श दिक परिवर्तन नहीं होता। इस कारण क्या होता है, यहाँ पर इधर से तो 20 एम्पीयर धारा इधर आ रही है, मगर इधर से क्या होती है, केवल 15 एम्पीयर धारा ही इधर से यहाँ आती है, जिससे यहाँ पर कितनी होगी, 35 ही हुई। और बची हुई 5 एम्पीयर धारा क्या करती है, इस ब्रश से डायरेक्ट कूद कर, यानी इस खंड से डायरेक्ट कूद कर कहां आना चाहती है, इस ब्रश के पास आना चाहती है। और जब कोई भी धारा हवा में कूद कर आएगी तो क्या होगा, स्पार्किंग होगी। तो यहां पर क्या होता है, स्पार्किंग होती है, जिससे स्पार्किंग होगी। तो आदर्श कंडीशन यहाँ पर नहीं है, अपनी आदर्श कंडीशन नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आदर्श कंडीशन होती है और कोई भी अपने ऐसे चीजें नहीं होती जिसके कारण मेरे यहाँ पर ये पूरा चेंजेस हो जाता है ना, ये धारा का मान पूरा अगर यहाँ 20 एम्पियर हो जाता तो सारी की सारा धारा इधर से आ जाती, उछल के नहीं आती ना। मगर अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर केवल 15 एम्पियर धारा ही इधर चेंज हो रही है, जिसके कारण इधर से इसको मिल रही है। तो इस कुंडली में क्या हो रहा है, धारा की डायरेक्शन इस समय के अंदर पूरा 20 एम्पियर होना चाहिए था, जो कि आदर्श कंडीशन थी। मगर आदर्श कंडीशन नहीं है, अपनी रियल कंडीशन थोड़ी अलग होती है। उस कंडीशन में केवल 15 एम्पियर ही धारा यहाँ पर दिशा परिवर्तित कर पाई, और बाकी जो धारा बची वो क्या कर रही है, कूद के जा रही है, जिसके कारण मेरी स्पार्किंग हो रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर, यदि हम कुंडली बी में धारा का जो दिशा परिवर्तन हो रहा है, उत्क्रमण हो रहा है, और दिक परिवर्तन समय के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो धारा उत्क्रमण समरूप हो तो समरूप रेखा BC हो तो दिक परिवर्तन रेखीय होता है। अच्छा, ये अब ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर अगर मैं
जो कुंडली में धारा का परिवर्तन हो रहा है उसका और जो दिक् परिवर्तन समय है उसके बीच में ग्राफ खींचता हूं। तो देखिए यहाँ पर समय मैंने दिक् परिवर्तन समय तो एक्स अक्ष पर लिया है और वाई अक्ष पर मैंने क्या लिया है, जो धारा में दिशा में परिवर्तन हो रहा है उसको दिखा रहा हूं। तो देखिए आप इसमें आपकी स्टार्टिंग में जो शॉर्ट सर्किट कुंडली थी उसके अंदर 20 एम्पियर धारा थी, पॉजिटिवली मैंने पॉजिटिवली मानी। उसमें धारा का मान धीरे धीरे शून्य हुआ, एक समय पे शून्य हुआ था उसमें भी, तो इसमें भी शून्य हो गया देखो। और उसके बाद क्या होना था, नेगेटिव में 20 डिग्री होना था। ये आदर्श कंडीशन है, ठीक है। और ये कब होना चाहिए था, जब मेरा ब्रश चल के बी खंड से संपर्कित होकर ए खंड से संपर्कित होता है, यानी पूरा ब्रश मेरा बी से चल के ए तक आ रहा है, जो हमारा क्या बोलते हैं, दिक् परिवर्तन समय बोलते हैं। ये क्या है आपका दिक् परिवर्तन कम्यूटेशन टाइम। कम्यूटेशन टाइम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कि मेरा ब्रश इस खंड से अभी संपर्कित है और वो नेक्स्ट वाले ब्रश से संपर्कित हो जाए, यानी इसको यहां से पूरा यहां तक चलने में जितना समय लग रहा है वो क्या कहला रहा है, मेरा कम्यूटेशन टाइम कहला रहा है, ठीक है। तो कम्यूटेशन टाइम के अंदर अगर मेरी धारा का जो धारा की डायरेक्शन है शॉर्ट सर्किट कुंडली में पॉजिटिव वैल्यू, यानी उसकी पॉजिटिव वैल्यू 20 एम्पियर से नेगेटिव पूरी -20 एम्पियर हो जाएगी, तो मेरा क्या कहलाएगा यहाँ पर, आदर्श कम्यूटेशन कहलाएगा या लीनियर कम्यूटेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा यहाँ पर, लीनियर या आदर्श कम्यूटेशन कहलाएगा। मगर वास्तव में ऐसा नहीं होता। वहां पर क्या हो रहा है, केवल 15 एम्पियर ही धारा का मान नेगेटिव में चेंज हो रहा है, 5 एम्पियर धारा तो उछल के जा रही है वहां पर। तो मेरा यहाँ पर रेखा जो कम्यूटेशन जो ग्राफ मिलेगा वो थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर से ऐसे ऊपर उठा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर उठा हुआ वाला ग्राफ है ये कहलाता है अंडर कम्यूटेशन। क्या कहलाता है आपका, अंडर कम्यूटेशन। अगर मेरी धारा का डायरेक्शन इस कम्यूटेशन टाइम में से पहले ही हो जाए, यानी ये जो अभी तो चेंज 15 एम्पियर ही चेंज हुआ, मान लो ये धारा आपकी चेंज होने में कम कम्यूटेशन टाइम में ही यहां पर ही जाके पूरी 20 एम्पियर पहुंच जाए, तो इसको बोलते हैं ओवर कम्यूटेशन। ओवर कम्यूटेशन यानी आपका जो कम्यूटेशन टाइम है उससे पहले ही अगर धारा का मान पूरा 20 एम्पियर नेगेटिव साइड पे हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, आपका ओवर कम्यूटेशन कहलाएगा, ठीक है। तो 3 स्थिति होती है, लीनियर कम्यूटेशन जो कि आदर्श कंडीशन में होगी, अंडर कम्यूटेशन जिसके अंदर आपकी धारा जो कम्यूटेशन टाइम है उसके अंदर चेंज नहीं हो रही है ना, पिछड़ रही है धारा आपकी, जो अंडर कम्यूटेशन कहलाएगी। अगर जल्दी ही धारा का डायरेक्शन आपका 20 एम्पियर हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका ओवर कम्यूटेशन कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर यही चीज बोली हुई है कि यदि कुंडली बी में धारा उत्क्रमण और दिक् परिवर्तन समय के मध्य ग्राफ खींचा जाए, यदि धारा उत्क्रमण समरूप है तो समरूप रेखा BC होगी और दिक् परिवर्तन रेखीय होता है। परंतु शॉर्ट सर्किट कुंडली में स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, इस कारण से ग्राफ डॉटेड लाइन के समान BK के समान प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ रीजन बता दिया कि ये धारा पीछे क्यों हो रही है, क्यों हो रही है यहाँ पर। अगर यहाँ पर क्या होता है, जो शॉर्ट सर्किट कुंडली होती है उसमें क्या हो रहा है, धारा का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। धारा का मान चेंज होगा तो वहां पर क्या होगा, स्वप्रेरण उत्पन्न होगा ना। किसी भी कुंडली में अगर धारा का मान चेंज होगा तो उसमें फ्लक्स का मान चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो उसके कारण क्या होगा, वहां पर स्वप्रेरण होगा, है ना। तो ये स्वप्रेरण के कारण वहां पर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट कुंडली में क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, आपकी जो धारा का मान पूरा 20 एम्पियर कन्वर्ट होना था वो 20 एम्पियर न होकर कितना होता है, केवल 15 एम्पियर ही धारा कन्वर्ट होता है। इसको आप इससे भी समझ सकते हो। हम कुंडली के अंदर बोलते हैं ना कि किसी भी कुंडली में जो बहने वाली धारा है जो वो वोल्टा से पीछे चलती है। एसी सर्किट में पढ़ाया था, कितनी पीछे चलती है, 90 डिग्री में। अगर ये आदर्श कुंडली है ना, तो यहाँ पर ये भी कुंडलियां है तो इसका भी कोई ना कोई इंडक्टेंस है। तो इस इंडक्टेंस के कारण क्या हो रहा है, ये इंडक्टेंस के कारण क्या हो रहा है, आपका धारा पिछड़ रही है। तो ये पिछड़ने वाला ये क्या है, आपका स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, ये रीजन होता है, ठीक है ना। इस कारण से आपका ग्राफ जो होगा डॉटेड लाइन से प्राप्त होगा, यानी ये ऊपर वाला BK वाला प्राप्त होगा। अर्थात कुंडली बी में धारा का मान 3/1
4i तक ही पहुंच पाता है, 1/, यानी i/4 भाग उछल कर खंड तक पहुंचता है, जिससे स्पार्किंग वहां नजर आती है। अब बात करते हैं आगे, कुंडली में धारा के पिछड़ने का कारण। ये धारा में कुंडली आपकी जो 5 एम्पीयर पिछड़ रही है, वो किस कारण से पिछड़ी? आर्मेचर कुंडली उच्च चुंबकीयशीलता वाले आर्मेचर कोर में गड़े होते हैं। कहाँ होती है आपके? जैसे ये आर्मेचर कोर है ना, इसके ऊपर अंदर की साइड गड़ी होगी ना, इसमें यहाँ ऊपर सरफेस में खांचे होते हैं, जहां पर ये आर्मेचर वाइंडिंग अंदर की साइड गाड़ देते हैं हम। तो गड़े होने के कारण स्वप्रेरित प्रेरण अधिक होता है। अब इसके कारण क्या होगा? यहाँ पर स्वप्रेरण अधिक होगा। और धारा परिवर्तन के कारण, यहाँ पर धारा परिवर्तन हो रहा है आपका, भी आपने देखा ना, 20 एम्पियर से कितना जा रहा है? ये आपका 0 हो जा रहा है ना, 0 के बाद फिर नेगेटिव में जा रहा है, तो यहाँ धारा परिवर्तन हो रहा है। तो धारा परिवर्तन के कारण स्व उत्तेजित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये स्व उत्तेजित विद्युत वाहक बल प्रतिघात वोल्टा कहलाता है। क्या कहलाता है आपकी? प्रतिघात वोल्टा के कारण का मान बहुत कम होता है, परंतु वाइंडिंग क्या है? शॉर्ट सर्किट होने के कारण यहाँ पर बहुत अधिक धारा ये उत्पन्न करता है, जो कि क्या करती है? आपकी जो आर्मेचर में धारा है उसको पीछे कर देती है, पिछाड़ देती है। ठीक है, जो प्रतिघाती वोल्टा है उसका मान निकालने के, कि उसका मान कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसमें अपन ने इंडक्टेंस पे बात कर रहे थे, तो इंडक्टेंस आप समझ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आई क्या है? यहाँ पर चालकों में धारा, यानी जो आपके आर्मेचर कंडक्टर उसमें बहने वाली धारा है। ठीक है, तो रिएक्टिव वोल्टेज यानी आपकी प्रतिगामी वोल्टा का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ये मैंने बताया था, L इंटू DI/dt, यही होता है, माइनस में होता है ये। ठीक है ना, -L DI/dt होता है। ठीक है, तो DI क्या होगा यहाँ पर? DI यानी पहले धारा को मैंने 20 एम्पियर की जगह I माना है ना, तो उसमें धारा I से -I हो रही है? तो मैं ये इसका परिवर्तन निकालने, अगर इसका डिफरेंस निकालू तो I माइनस I है ना, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो यहाँ कितना हो जाएगा? धारा में परिवर्तन कितना हो रहा है? 2I के बराबर। अच्छा, आपका कम्यूटेशन टाइम TC, ठीक है, ये निकालने का भी यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। TC निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका? जो आपके ब्रश की चौड़ाई है उसके अंदर अगर आप जो अब्रक की चौड़ाई उसको माइनस करके जो इसका वेग है उससे पटेवा कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? कम्यूटेशन टाइम आ जाएगा। अगर आपके पास डायरेक्ट दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, अगर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लीजिए कम्यूटेशन टाइम। ठीक है, और सेम ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, DI की जगह तो मैंने रख दिया इसका मान 2I, और DT यानी समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन कहां से? कम्यूटेशन टाइम के बराबर हो रहा है, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया? यहाँ पर कम्यूटेशन टाइम लिख दिया। तो रेखीय दिक परिवर्तक के लिए आपके लिए फॉर्मूला क्या हो गया? दिक परिवर्तन के लिए आपका जो प्रतिगामी वोल्टा है उसका मान निकालने का फॉर्मूला आपका हो गया है L इंटू 2I/TC। अगर यही हम साइन वेव के लिए निकालें, ये वैल्यू आपकी किसके लिए थी? आपके रेखीय कम्यूटेशन के लिए या लीनियर कम्यूटेशन के लिए। अगर यही चीज मैं साइन वेव के लिए निकालना चाहता हूं तो इसको 1.1 से गुणा कर देता हूं, बस इतना सा फॉर्मूला, बाकी फॉर्मूला सेम। तो आप इन फॉर्मूले का यूज करके आप जो रिएक्टिव वोल्टेज है उसका मान निकाल सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर उसके बराबर ही हमें क्या करनी है? विपरीत डायरेक्शन में EMF उत्पन्न करना है ना, तो इसलिए हम इस कम्यूटेशन की वैल्यू को, इस वैल्यू को हम निकालते हैं, प्रतिगामी वोल्टा को यहाँ कैलकुलेट करते हैं। ये पूरा फॉर्मूला बेस ही था। अब देखिए, दिक परिवर्तन सुधार की विधियां, यानी कम्यूटेशन अपना लीनियर कम्यूटेशन करने का क्या क्या मेथड है? तो देखिए, मेनली 2 विधियां होती है इसमें। पहला होता है प्रतिरोधक दिक परिवर्तक, और दूसरा होता है आपका विद्युत वाहक बल दिक परिवर्तन। 2 प्रकार से हम कम्यूटेशन सुधारते हैं, प्रतिरोधक कम्यूटेशन द्वारा, और दूसरा क्या होता है आपका? EMF कम्यूटेशन बोलते हैं उसको, उसके द्वारा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रतिरोधक दिक परिवर्तक। इसमें क्या करते हैं हम? इस विधि में उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रश का प्रयोग किया जाता है। कुंडली C में, यहां से उदाहरण बताया हुआ एक आपको, कुंडली C में धारा को ब्रश तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। देखिए यहाँ पर कुंडली C है ये, ठीक है ना, यहाँ इधर से I धारा आ रही है और यहां से आपकी I धारा आ रही है। ठीक है,
अगर इसमें से आई धारा में से एक्स धारा आपकी इधर चली जाती है, ठीक है, तो इधर धारा कौन सी बहेगी, आई माइनस एक्स बहेगी, और यहाँ पर आई प्लस एक्स बहेगी, ठीक है। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सी आई आ जाएगा ना, यही है आपकी बहने वाली धारा, है ना। तो बस यहाँ यही बताया हुआ है कि आपको जब ये इस कंडीशन में है, ये वाली कंडीशन कौन सी थी आपकी, सी वाली कंडीशन, है ना, उस कंडीशन में दिखा रहा है सी वाली कंडीशन में कि यहाँ पर आई धारा दे रही है। अब देखिए यहाँ पर धारा को पहुंचने के दो रास्ते हैं, पहला रास्ता क्या है आपको खंड बी द्वारा, और दूसरा आपका शॉर्ट सर्किट से होकर कुंडली बी से होकर फिर ये किस में आ रही है आपके खंड ए से होकर आ रही है। तो दो रास्ते से धारा आ रही है यहाँ पर, एक तो यहाँ से और एक इधर से होकर यहाँ से, दो रास्ते हैं आपके। तो अब बात करते हैं इसमें, यदि तांबे का ब्रश का प्रयोग किया जाता है तो सारी धारा पहले मार्ग से प्रभावित होगी, यानी अगर यहाँ पर आपने कार्बन का ब्रश का उपयोग न करके तांबे के ब्रश का उपयोग किए तो यहाँ पर सारी धारा किससे गुजरेगी आपकी, ए मार्ग से। ए मार्ग कहाँ है आपका, पहले मार्ग से। तो पहला मार्ग क्या है आपका खंड बी से होकर, यानी सारी धारा किधर से जा रही है आपकी, इधर से बहेगी, है ना। मगर यहाँ पर कार्बन बेस का उपयोग करते हैं तो द्वितीय मार्ग द्वारा धारा ब्रश तक पहुंचने का प्रयत्न करती है, क्योंकि पहले मार्ग का प्रतिरोध कार्बन ब्रश के संपर्क क्षेत्र घटने से बढ़ता है और दूसरे परिपथ का प्रतिरोध कार्बन ब्रश संपर्क के क्षेत्र बढ़ने के साथ घटता है। इस कारण से शॉर्ट सर्किट समय में संपूर्ण धारा का परिवर्तन हो जाता है और परंतु दिक् परिवर्तन पर स्पार्किंग, ठीक है। तो यहाँ ये क्या बोल रहा है कि इसमें जब अगर आप तांबे के ब्रश का उपयोग करोगे तो धारा आपकी यानी प्रथम वाले विधि से वहां पहुंचने की कोशिश करेगी, यानी धारा सारी आपकी इधर से आने की कोशिश करेगी। मगर आपने यहाँ कार्बन ब्रश लगा दिए, कार्बन ब्रश का क्या होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है, और जैसे जैसे आप इसको इधर घुमाते तो यहाँ इसका क्या है, संपर्क क्षेत्र इससे ज्यादा है, तो यहाँ का प्रतिरोध कम है और यहाँ का प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जहाँ प्रतिरोध ज्यादा है उधर से धारा नहीं जाएगी, यहाँ कम है उधर से जाएगी। तो इसके कारण क्या हो रहा है, धारा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से गुजरने की कोशिश करेगी आपकी, इधर से गुजरने की कोशिश करेगी, और इधर से गुजरने की कोशिश करेगी। जैसे ये और आगे चला और जैसे तक ये पूरा यहाँ पर आ गया तो इससे संपर्क बहुत ज्यादा है, इसका क्या होगा, बिल्कुल कट हो जाएगा और प्रतिरोध बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो धारा अब उछल के इधर से जाने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि इस मार्ग में क्या है, एक तो कार्बन ब्रश का प्रतिरोध भी आ रहा है प्लस इससे संपर्क भी हट गया, है ना। तो इस कारण से क्या होगा, मैक्सिमम करंट किधर से जाने की कोशिश करेगी आपकी, इधर से जाने की कोशिश, जिससे क्या होगा यहाँ पर जो 5 एम्पियर जो उछल के जा रहा था वहां आप हो सकता है केवल 1 एम्पियर धारा या 2 एम्पियर धारा ही उछल के वहां से जाए, ठीक है। तो इस प्रकार प्रतिरोध ब्रश का प्रतिरोध बढ़ाकर हम यहाँ पर जो कम्यूटेशन को सुधार सकते हैं। मगर इस चीज को ध्यान रखना कि इससे जीरो नहीं हो रही है, कम्यूटेशन जो लीनियर है वो नहीं हो रही है, जो उछल के जाने वाली धारा है वो जीरो नहीं हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है, ठीक है। तो प्रतिरोधक दिक् परिवर्तन द्वारा कभी भी पूरी तरह से कम्यूटेशन लीनियर नहीं किया जा सकता, ये चीज यही लिखी हुई है। परंतु दिक् परिवर्तन पर स्पार्किंग प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण होता है, इस कारण से अकेले ब्रश द्वारा स्पार्कलेस दिक् परिवर्तन प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, चले आगे, चलो बढ़िया। नेक्स्ट आता है आपका विद्युत वाहक बल दिक् परिवर्तन। इसमें भी आपके इसमें क्या करते हैं हम, इस विधि में अंडर कम्यूटेशन की अवस्था में शॉर्ट सर्किट कुंडली में उत्तर प्रतिघात वोल्टा को न्यूट्रलाइज किया जाता है। न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, उसके जस्ट विपरीत में ईएमएफ उत्पन्न करके। इसके लिए प्रतिघात वोल्टा के विपरीत और समान मान का विद्युत वाहक बल वहां लगाया जाता है, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं ऊपर, ठीक है। अब ये कैसे किया जाता है, इसकी भी 2 विधियों द्वारा करते हैं। पहला है ब्रश को आगे की ओर गति कराकर अग्रसर करके। इस विधि में ब्रश को इतना अग्रसर किया जाता है कि शॉर्ट सर्किट कुंडली दूसरे ध्रुव के प्रभाव में आ जाए, जिससे इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल मूल विद्युत वाहक बल की तो दिशा में हो और प्रतिघात वोल्टा के विपरीत दिशा में हो। ये समझ में आता है, अलग अलग पोल के
अगर संपर्क में आएगा तो वहां उत्पन्न होने वाला ईएमएफ भी अलग अलग होता है। एन के संपर्क में आ रहा तो अलग है और एच के आ रहा तो अलग है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ब्रश को आगे शिफ्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपकी शॉर्ट सर्किट कुंडली है वो क्या होगी, आपकी दूसरे ब्रश के कांटेक्ट, दूसरे पोल के कांटेक्ट में आ जाएगी और उस पोल के कांटेक्ट में आते हैं वहां पर ऐसा ईएमएफ उत्पन्न होगा जो मूल ईएमएफ के तो डायरेक्शन में हो और आपकी प्रतिक्रिया वोल्टा के विपरीत डायरेक्शन में, तो ये इसे न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है। जनरेटर में सामान्यतः ब्रश आगे की ओर शिफ्ट किए जाते हैं, जबकि मोटर में ब्रश विपरीत गति यानी गति की विपरीत दिशा में शिफ्ट की जाती है। ये चीज बहुत, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिए यहीं पे। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि जनरेटर में जो हम ब्रश की डायरेक्शन या ब्रश को अग्रसर करते हैं वो किधर करेंगे और मोटर में किधर करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये चीज आपको नोट कर लेनी है कि जनरेटर में हम गति की डायरेक्शन में करेंगे, जिस गति में वो घूम रहा है उसी डायरेक्शन में आगे की ओर शिफ्ट करेंगे, और मोटर में गति की विपरीत डायरेक्शन में करेंगे। अब नेक्स्ट मेथड है आपका इंटरपोल द्वारा। इंटरपोल को अपन ने कल भी पढ़ा था थोड़ा बहुत। तो देखिए इंटरपोल मुख्य पोल के से छोटे होते हैं तो ये मुख्य पोल के मध्य स्थित होते हैं। ये मोटे तार से कुंडलित करके आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। ये सारी चीजें अपन कल देख चुके हैं। अच्छा, कल एक करेक्शन कर लेना, कल मैंने आपको चीज बताई थी कि ये जो इंटरपोल होते हैं ये आर्मेचर प्रतिक्रिया के डिमैग्नेटाइज वाला मैंने बताया था आपको, तो इसको करेक्शन कर लेना। ये आर्मेचर प्रतिक्रिया के क्रॉस चुंबकीय प्रभाव को निरस्त करता है, न कि विचुंबकन प्रभाव। ठीक है ना। तो ये कल वाले में करेक्शन करना है आपको। ठीक है। बाकी इंटरपोल भी क्या करेगा आपका, देखो आप अभी इसमें क्या कर रहे हो, ब्रश के अंदर इनको आगे की साइड शिफ्ट कर रहे हो तो जो शॉर्ट सर्किट कुंडली है वो आगे वाले पोल के संपर्क में आ रही है ना। ऐसे होता है ना। इंटरपोल में क्या होता है, हम इसके अंदर हमने बड़े बड़े पोल के बीच में छोटे छोटे पोल लगा दिए, तो ये भी इसके कारण भी क्या होगा आपको, इसके कारण जो उत्पन्न ईएमएफ होगा वो आपके जो रिएक्टिव वोल्टेज है उसके विपरीत डायरेक्शन में उत्पन्न करेगा, और वो जैसे विपरीत डायरेक्शन में करेगा तो ये रिएक्टिव वोल्टेज को क्या करेगा, आपके कैंसिल आउट कर देगा या न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस प्रकार से ये काम करते हैं आपके। ठीक है ना। अच्छा, ऊपर वाला जो मेथड है वो जनरली यूजफुल कम है, नीचे वाला मेथड ज्यादा यूज किया जाता है। इसका रीजन, क्योंकि देखिए ब्रश को अग्रसर कितना करना है ये किस पे डिपेंड करता है कि आपके वहां पर कितना वहां पर रिएक्टिव वोल्टेज पैदा हो रहा है ना। अब रिएक्टिव वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है, आपके आर्मेचर में बहने वाली धारा में कितना परिवर्तन हो रहा है, और आर्मेचर में बहने वाली धारा का मान किस पे डिपेंड करता है, आपके लोड पर। लोड पे डिपेंड करेगा ना। लोड करंट ज्यादा होगी तो आर्मेचर धारा भी ज्यादा होगी, लोड करंट कम होगी तो आर्मेचर धारा भी कम होगी। तो लोड आपका वहां पर वेरिएबल होता है। लोड आप सब जगह अलग अलग होता है, कहीं ज्यादा आएगा कहीं कम आएगा। तो वहां पर हमको ब्रश को ज्यादा अग्रसर कम करना है या कम करना है ना। तो हर लोड वहां हर बार लोड चेंज हो रहा है और हर बार में इसको ब्रश को वहां बैठा रहो आगे पीछे करना, ऐसा संभव है क्या मेरे लिए? नहीं है ना। तो इसलिए इस मेथड का उपयोग हम क्या करते हैं, कम करते हैं। मैक्सिमम किसका उपयोग करते हैं, इंटरपोल का करते हैं। ठीक है। तो यहां तक आपको किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर अपन आगे चले या अपना आज का लेक्चर यहीं खत्म करेंगे।